तो होगी तो सही पाचन क्रिया, लेकिन थोड़ी दुख पूर्वक होगी, ये बताएगी। ऐसी बताएगी कि इस शरीर में 7 धातुएं होती हैं। 7 धातुएं होती है। पहली रस, जो भोजन हम करते हैं उससे रस बनता है। उसी रस से दूसरी धातु बनती है, इसको बोला रक्त, मतलब खून। उससे बनता है मांस, उससे बनती है चर्बी, उससे बनती है हड्डी, उससे बनती है मज्जा, और उससे अंत में बनता है वीर्य। ऐसी 7 धातुएं बनती हैं। इसी प्रकार की 7 उप धातुएं बनती हैं। वात होता है शरीर में, पित्त होता है, कफ होता है, शिराएं होती हैं जिनको वेन्स बोलते हैं, स्नायु होते हैं जिनको नर्व्स बोलते हैं, चर्म होती है स्किन, और जठराग्नि होती है। ऐसी 7 उप धातुएं भी होती हैं। इन सब धातुओं में, उप धातुओं में यदि कहीं भी कुछ विसंगति होती है, डिस्टर्बेंस होता है, तो फिर शरीर में रोग पैदा होता है। और यदि ये बराबर काम कर रही है तो फिर रोग पैदा नहीं होता। अपन देखते भी सुनते भी आज कि जिस व्यक्ति की चर्बी बढ़ जाती है, डिसॉल्व नहीं हो पाती है, तो उसके शरीर में फिर नई नई बीमारियां पैदा होती हैं। किसी के खून में गड़बड़ होती है तो बीमारियां पैदा होती हैं। पर यदि शरीर का यथोचित पालन किया जाए तो हम धातुओं और उपधातुओं को व्यवस्थित कर सकते हैं और उससे हम शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। इसके बाद जो शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको निकालने के लिए पुरुषों में 9 छिद्र होते हैं और महिलाओं में 11 छिद्र होते हैं, जिन छिद्रों के माध्यम से शरीर के जो भी वेस्टेज हैं वो निकलते हैं। इसके अलावा 3.5 करोड़ इस पूरे शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम रोमराजी बोलते हैं। इस प्रकार से शरीर की संरचना होती है। सामान्यतः जिस शरीर को हम ऊपर की चमड़ी की आदत में देखते हैं और इसका एक विशेष आकर्षण हमें होता है, उतना सुंदर ये शरीर अंदर से नहीं होता। स्थिति ये होती है कि इसी शरीर में मल भी होता है, मूत्र भी होता है और कई प्रकार के लिक्विड द्रव्य भी होते हैं, सेमी सॉलिड द्रव्य भी होते हैं, सॉलिड द्रव्य भी होते हैं। पर ये सब जो है अंदर से वैसे आकर्षित करने वाले नहीं होते जैसा हम बाहर से इस शरीर की चमड़ी को देख करके मानते रहते हैं। हम जो क्रिया करते हैं वो स्थिति ऐसी बताई गई कि जैसे मान लीजिए कि एक बोरा है और उस बोरे को लाद करके यदि चलना है और बोरे को बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, बहुत अच्छी तरह से उसको सजाया गया है, लेकिन उस बोरे में यदि विष्ठा पड़ी तो उसको कौन उठाना पसंद करेगा? वो स्थिति इस शरीर की बताई गई। मतलब इस शरीर से अनावश्यक राग करने की आवश्यकता नहीं। शब्द क्या बोला है? अनावश्यक राग करने की आवश्यकता नहीं। संयमी व्यक्ति भी शरीर से राग रखते हैं, थोड़ा नहीं रखते ऐसा नहीं, लेकिन इतना राग रखते हैं कि इस शरीर का उपयोग संयम में कैसे कर सकते। पर संसारी जीव जो इससे राग करता है वो अनावश्यक राग भी करता है। बुढ़ापा आता है तो व्यक्ति बाल डाई क्यों करता है? उसको लगता है कि मैं जवान हो जाऊंगा बाल डाई करने से। ये अनावश्यक राग है। एक बुजुर्ग व्यक्ति 70-75 साल का भी हो और मान लीजिए पूर्व काल में वो हीरो रहा हो, तो क्या सोसाइटी में ऐसे चले जाएगा? पूरा मेकअप लगा करके जाएगा, दिखने नहीं देगा कि मेरा बुढ़ापा आ गया, लेकिन बुढ़ापा छुपेगा क्या? कई हीरो हीरोइन को जो जवानी में बहुत सुंदर दिखते हैं, बुढ़ापे में उनका चित्र भी नहीं देख सकते आप। कारण क्या है? ये शरीर अपना काम तो करते ही, भले ही मेकअप कितने ही कर लो, लेकिन शरीर अपना वास्तविक रूप तो दिखाई देगा। तो इसलिए इस शरीर से अनावश्यक मोह नहीं करना, ये दृष्टि बार बार जैन शरीर विज्ञान में बताई गई। ये एक सामान्य से अपन ने जैन शरीर विज्ञान को समझा है। आज जो आधुनिक शरीर विज्ञान है, जिसको मेडिकल साइंस बोलते हैं अपन, उसमें भी शरीर की संरचना बताई गई है। उसको भी एक शॉर्ट में अपन देखें कि शरीर की संरचना कैसे हुई। तो सबसे पहले बताया गया कि शरीर की जो मौलिक यूनिट है वो क्या चीज है? वो सेल है। सेल से फिर टिश्यूज बनते हैं, सेल्स के ग्रुप्स बनते हैं, उनसे टिश्यूज बनते हैं, और फिर टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम्स, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के ये पूरी की पूरी बॉडी बनती है। मतलब आधुनिक विज्ञान में कह रहा है कि शरीर कोई अखंड चीज नहीं है, ये भी एक प्रकार की मशीन है जिसमें छोटे छोटे पार्ट्स हैं और
शरीर को स्वस्थ रखना है तो मेडिकल साइंस बोलता है कि हर ऑर्गन सिस्टम को व्यवस्थित रखना होगा। कहीं गड़बड़ होगी तो शरीर बीमारियां पैदा होगी। मुख्य तौर पे 11 प्रकार के ऑर्गन सिस्टम्स बताए गए हैं, जिनको कभी हम वर्तमान युग में समझेंगे, लेकिन सिर्फ उनके नाम हम जान लें। पहला बताइए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसका काम रक्त को वहन करना है और शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना है। दूसरा है श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तीसरा है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। दुनिया में कहते हैं कि चिकित्सालय में जाने वाले 87% मरीज किस प्रॉब्लम के कारण जाते हैं? पाचन तंत्र की तकलीफ के कारण जाते हैं, ऐसा शोध में बताया गया। चौथा तंत्र है उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। पांचवा है एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र। अगला है स्नायु तंत्र या नर्वस सिस्टम। फिर आता है प्रजनन तंत्र या रिप्रोडक्टिव सिस्टम, संतति निर्माण करने वाला, संतान पैदा करने वाला तंत्र। फिर आता है आवरण तंत्र, यानी कि इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, जो शरीर को एक कवरिंग के अंदर रखता है। फिर आता है अस्थि तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। और फिर अंतिम आता है मस्कुलर सिस्टम या पेशीय तंत्र। ये मुख्य तंत्र इस शरीर में है। जैसे कंपनी में डिपार्टमेंट्स होते हैं, वैसे के वैसे इस शरीर में डिपार्टमेंट्स हैं और हर तंत्र अपना अपना काम कर रहा है। समझना इस बात को है कि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के जितने तंत्र हैं उनको व्यवस्थित रखना आवश्यक है। जैसे उदाहरण के लिए कि आप किसी पार्टी में जाएं, स्वाद के लिए आप भोजन कर सकते हैं, वो आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन खाने के बाद पाचन तंत्र यदि बिगड़ गया तो आप बीमारी को रोक नहीं सकते। इसलिए खाते समय स्वाद का महत्व बाद में होना चाहिए, पहले पाचन तंत्र का महत्व होना चाहिए। जैन शास्त्र और मार्गाणु शरीर के गुणों में कहा गया है कि अजीर्ण होने में भोजन का त्याग कर देना चाहिए। मतलब यदि पेट खराब है तो भोजन नहीं करना चाहिए, अन्यथा क्या होगा कि वो नया भोजन भी क्या करेगा, वो पौष्टिकता का काम नहीं करेगा, वो और बीमारी पैदा करने का काम करेगा। तो ऐसी कुछ चीजों की जागृति हमारी बढ़ेगी तो ही हम शरीर की देखरेख कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर हमने इन तंत्रों को थोड़ा शॉर्ट में समझा है या जैन दृष्टि से शरीर विज्ञान को समझा है। कुल मिलाकर के सार रूप में बात इतनी है कि शरीर पूरी एक इकाई नहीं, एक चीज नहीं है, छोटी छोटी चीजों से मिलकर के शरीर बना है। और यदि शरीर को निरोगी रखना है तो शरीर के जितने तंत्र हैं उनको व्यवस्थित रखना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। अब बात ये आती है कि शरीर को यदि व्यवस्थित रखना है, मतलब शरीर प्रबंधन करना है, तो सबसे पहले क्या सुधार करना होगा? जिस व्यक्ति को शरीर प्रबंधन करना है तो सबसे पहले क्या सुधार करना होगा? आहार। उसके पहले मैनेजमेंट हमेशा इंप्लीमेंटेशन के पहले प्लानिंग की बात करता है। क्या प्लानिंग करना होगी? लक्ष्य की बात करना होगी। लक्ष्य के भी पहले थोड़ा देखिए, एक मां को अपने बेटे को सुधारना है, वो सरल है, या उसी बेटे को जो कि एक स्टूडेंट भी है और उसकी टीचर को सुधारना है, वो सरल। मतलब टीचर उस बच्चे को सुधारे तो आसान हो जाता है, या माँ उस बच्चे को सुधारने की कोशिश करे तो आसान हो जाता है? बताइए, माँ ही बता सकती है, बताइए। हाँ, माँ के लिए सरल काम है या टीचर के लिए सरल? हाँ? माँ के लिए सरल क्यों है बताइए? माँ समय देती है, तो किसी चीज के लिए समय दे दिया तो काफी है क्या?
सुधरता तो महाराज साहब के पास क्यों लाना पड़ता है? आप सोचिए कि जहां मोह है वहां सुधार संभव नहीं है, जहां मोह नहीं है, कर्तव्य है, वहां सुधार संभव है। टीचर के पास सेंस ऑफ ड्यूटी है और माँ के पास सेंस ऑफ अटैचमेंट है। जहां अटैचमेंट का सेंस रहेगा वहां सुधार नहीं कर पाएगी। माँ ये बात बिल्कुल सत्य है कि बच्चे का भला चाहती है, बच्चे का विकास चाहती है, बच्चे के लिए समय भी देती है। कई बार बच्चा जो स्कूल में होता है तो स्कूल में पढ़ता रहता है, पर माँ सोचती थी उसने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, उसने रेस्ट किया होगा कि नहीं किया होगा, वो खेलते खेलते थक तो नहीं गया होगा, उसकी क्लास टीचर ने उसको डांटा तो नहीं होगा, उसके होमवर्क के लिए उसको सजा तो नहीं मिली होगी। चिंता बहुत रहती है माँ को, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन फिर वापस वही बात आएगी, जहाँ चिंता है वहाँ चिंतन की कमी आ जाती है, और जहाँ चिंतन है वहाँ चिंता हट जाती है और चिंतन से काम हो जाता है। इसलिए एक नियम अपने जीवन में हमेशा लागू कीजिए कि यदि हम किसी चीज को मोह के दृष्टिकोण से देखेंगे तो उसको सुधार नहीं पाएंगे, और यदि हम निर्मोही होकर के कर्तव्य की दृष्टि देखेंगे तो सुधार कर लेंगे। यही बात किसमें लागू करना है? शरीर के लागू करना है। अभी तक हम शरीर को मोह की दृष्टि देखते हैं तो सुधार नहीं पाते, और यदि हम शरीर को सिर्फ एक साधन के रूप में देखेंगे तो हम अपना कर्तव्य समझ करके उसको सुधार लेंगे। कहते हैं ना, घोड़ा जो है घास से दोस्ती कर ले तो क्या होगा? घोड़ा मर जाएगा। तो ऐसे के ऐसे यदि ये जो शरीर है इससे यदि हम ऐसी दोस्ती कर लें कि जिसमें हम इससे ना मेहनत करवाएं ना इससे कुछ करवाएं और इसको हमेशा आराम ही आराम देते रहे तो ये बिगड़ जाएगा। इसको स्वस्थ रखना है तो हमें इसके प्रति पहले दृष्टिकोण को सही करना पड़ेगा। देखिए, इसके प्रति देखने के दो दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक तो ये कि ये मैं हूं और ये मेरा है। एक दृष्टिकोण तो ये मैं हूं और मेरा है। कांच के सामने आप जाते हैं तो क्या देखते हैं आप? ये कौन है? ये मैं हूं, ऐसा महसूस करते हैं। मतलब एक दृढ़ आस्था है अंदर, एक मान्यता है अंदर कि यही तो मैं हूं, यही तो मेरा अस्तित्व है, यही तो मेरी पहचान है। पर यदि ये मेरी पहचान है तो फिर कोई जब हमारे घर से चले जाता है, मर जाता है, तो हम क्यों बोलते हैं कि मेरे पिताजी चले गए, मेरे दादाजी चले गए? सामने तो दिख रहे हो। जो पिताजी अभी तक आईने में देख करके बोलते थे कि मैं हूं, तो वही मुखौटा, वही शरीर अभी भी सामने पड़ा है। तो हम क्यों नहीं बोलते यही मेरे पिताजी और इनको मैं रखूंगा अब सालों तक? उस समय हम भेद क्यों कर लेते हैं? क्यों बोलते हैं उनके प्राण पखेरु उड़ गए, ये आत्मा रूपी पंछी उड़ गया, ये चल बसे, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वास्तव में शरीर में रहना एक अलग बात है। आत्मा शरीर में रहती थी, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन आत्मा ही शरीर नहीं थी। शरीर तो बाहर का कवरिंग था, उसमें रहने वाली आत्मा थी। वो आत्मा चली गई तो हम कहते हैं पिताजी चले गए। वास्तव में जिनको हम पिताजी मान रहे थे वो आत्मा ही थी। वो जब तक थी तब तक हम बोल रहे थे शरीर को भी कि ये मेरे पिताजी। पर जैसी वो आत्मा गई तो हमने स्वीकार करा कि ये पिताजी तो चले गए और ये सिर्फ कवरिंग रह गया, इसकी कोई वैल्यू नहीं, ये शमशान की राख है, जला दो इसको। ये हकीकत सामने है। इसलिए पुराने ऋषि महर्षियों ने सबसे पहले यही साधना की कि मैं कौन हूं? तो मैं शरीर नहीं हूं, इस सत्य को स्वीकार कर। और मेरा भी ये नहीं, क्योंकि जो मेरा है वो जावे नहीं, और जो जावे सो अरे आपसे कहें कि भवन आपका है क्या? तो आपका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि घंटे भर बाद आप चले जाएंगे। ये आपका कैसे हो सकता है? इसलिए जो शरीर भी देखा जाए तो एक टेम्पररी व्यवस्था के रूप में 60 साल 70 साल 80 साल के हमको मिला है, तो उसको हम अपना कैसे मान सकते हैं? हम कहीं और से आए थे, यहाँ आए तो ये शरीर मिल गया, कुछ समय के बाद प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, आत्मा चली जाएगी, शरीर ही छूट जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो एक दृष्टिकोण बनाना कि ये मैं नहीं हूं और ये मेरा नहीं। कठिन जरूर पड़ेगा, लेकिन यदि हमें सत्य तक पहुंचना है तो स्वीकार करना पड़ेगा। एक डॉक्टर यदि अपनी माँ का भी ऑपरेशन कर रहे हैं तो उस समय यदि वो देखेंगे कि मेरी माँ है तो कभी ऑपरेशन नहीं कर सकते। ऑपरेशन ऐसा हो गया कि पांव काटना पड़ेगा, डॉक्टर नहीं काट सकता। यदि वो अपनी माँ को माँ मान रहा है तो उसको स्वीकार
ऑपरेशन करें। ऐसी मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। शरीर मेरा साथी जरूर है, लेकिन मेरा नहीं है, मैं नहीं हूं। इसलिए मेरा कर्तव्य है इसकी देखरेख रखना। जब प्रश्न उठा कि ये मैं नहीं हूं, मेरा ही नहीं हूं, तो फिर ये है क्या वास्तव में? तो जितने ऋषि महर्षि हुए उन्होंने एक मत से स्वीकार किया है कि एक यंत्र है, ये एक मशीन है बस। इसकी एक्चुअलिटी क्या है? ये मात्र एक मशीन है। आप देखिए, कभी कभी अपन इस शरीर के कुछ अंगों को रिप्लेस भी कर लेते हैं। हड्डी टूट गई, रॉड लगा लो। ऐसा काम तो अपन अपनी गाड़ी में भी करते हैं कि भैया एक्सल टूट गया, नया लगा लो। काम तो वहां भी करते हैं, यहां भी करते हैं। दांत टूट गए, नए लगा लो। तो ये तो उसी प्रकार से चक्की का जो ग्राइंडर है वो घिस गया तो अपन नया लगा लो। कई चीजें अपन रिप्लेस करती हैं। खून को रिप्लेस होते हुए अपन देखते हैं। ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, हार्ट ऑपरेशन होता है, तो टेम्पररी एक मशीन लगा दी जाती है, हमारा काम चलता रहता है। पूरा का पूरा शरीर जो है एक ही यंत्र है। यंत्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। शब्द अलग अलग दिए गए। जैन शास्त्रों ने उत्तरायण सूत्र में इसको नौका बताया है। नौका मतलब नाविक को किनारे तक पहुंचाने का एक साधन। कबीर ने इसको यंत्र कहा, वाद्य यंत्र कहा, कि जैसे एक संगीतकार जो होता है वो वाद्य यंत्र बजाता है, उसी प्रकार से एक आत्मा जो है इस यंत्र का उपयोग करती है और अपने जीवन के संगीत को बजाती है। हर जगह इसको कहीं ना कहीं एक यंत्र तक लाया गया। हमें भी दृष्टिकोण क्या बनाना पड़ेगा? एक मशीन है। जैसी मशीन का दृष्टिकोण बनेगा तो स्वाद का दृष्टिकोण रहेगा क्या? बताइए, स्वाद का दृष्टिकोण चले जाएगा। आप गाड़ी में पेट्रोल जब डलवाते हो तो पहले सूंघकर देखते हो कि इसकी महक कैसी आ रही है, सेंटेड है कि नहीं, मीठा है कि नहीं, ठंडा है कि नहीं, फ्रिज से निकाला है कि नहीं निकाला? कभी सोचते हैं? क्यों नहीं सोचते? कि गाड़ी को आपने क्या माना है? एक यंत्र माना है, एक मशीन माना है। तो इस मशीन का अच्छी तरह से हम ऑपरेशन कर सकें ऐसा ईंधन डालना है, बस ये हमारा कर्तव्य है। आपको भोजन कैसा करना है? जो मीठा हो, ठंडा हो, सेंटेड हो, कौन सा करना? जिससे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। शरीर रूपी मशीन को चलाने के लिए आहार क्या है? ईंधन है। इस शरीर में ईंधन डालना है। ये दृष्टिकोण का विकास जब होगा तो ही शरीर का मैनेजमेंट हो पाएगा। नहीं तो दुनिया के जितने नुस्खे हैं सब फेल हो जाएंगे। वही वाली स्थिति होगी कि सोमवार से लेकर गुरुवार तक इलाज चलेगा और फिर रविवार को पेट खराब होगा। ऐसा नहीं हो, इसके लिए इस दृष्टिकोण का विकास करना होगा। 10 बिंदुओं में अपन संक्षेप में जान लें कि जब हम इसको एक यंत्र के रूप में देखेंगे तो हमारा व्यवहार इसके प्रति कैसा होगा।